नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं रायबरेली से, जहां सलोन क्षेत्र में आत्महत्या अब आम बात हो रही है, क्योंकि एक बार फिर से आत्महत्या होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल आपको बता दें कि सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ममूनी गांव में निवासी ने कमरे के अंदर खुद को फांसी लगा ली है। बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आत्महत्या करने का कोई कारण पता नहीं चल सका है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर अब प्रयागराज से है, जहां ताजा मामला सोराव बड़गांव का है। यहां पर मूंग के खेत में युवक का शव मिला है। इसमें युवक के चेहरे में चोट के निशान भी मिले और बताया जा रहा है कि हत्या कर खेत में शव फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर बहराइच से है, जहां बहराइच लखनऊ नेशनल हाईवे स्थित कस्बा फरखरपुर में मजिस्ट्रेट तहसीलदार की मौजूदगी में तमाम पुलिस बल के साथ नेशनल हाईवे से सटे अतिक्रमण को हटाया गया है। यहां नेशनल हाईवे के अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। तो वहीं तहसीलदार ने भी बताया है कि सभी दुकानदारों को एक हफ्ते पहले ही नोटिस दे दिया गया था। लगातार माइक से ऐलान भी किया जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके जिन दुकानदारों ने ठेला या टीन शेड अतिक्रमण के रूप में लगाया हुआ था, उन सभी के अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने हटा दिया है। और इस बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया ने ये केस दर्ज करवाया है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को मानहानि का ये केस दर्ज कराया गया। गुवाहाटी के सिविल जज की अदालत में रिंकी भुइया शर्मा ने मानहानि का सिविल केस दर्ज कराते हुए 100 करोड़ रुपए हट जाने की मांग की। बताया जा रहा है कि असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया ने मंगलवार को पीपीई किट के मुद्दे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मामले में 22 जून को गुवाहाटी हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है और रिंकी भुइया के वकील पी नायक ने कहा कि रिंकी भुइया शर्मा ने एक प्राथमिकी दर्ज की है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से परिवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को सत्याग्रह का भी नाम दिया और इस प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेता डिसूजा को एक वीडियो वायरल करते हुए देखा गया है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सुरक्षा कर्मियों पर थूकते हुए वो नजर आ रही हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। रामपुर में चुनावी रण में आजम खान की साख और बीजेपी की नाक का सवाल हो गया है। रामपुर में उपचुनाव के चलते जहां आजम खान जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अपने करीबी आसिम रजा को लोकसभा चुनाव में लड़वा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में एमएलसी रहे घनश्याम सिंह लोधी पर विश्वास जताया है। अब घनश्याम सिंह लोधी ने चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी रामपुर पहुंचे थे और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंगलवार को आजम खान ने रामपुर के पान दरीबा पर आखिरी जनसभा को संबोधित करते हुए टाइगर इज बैक का नारा दिया है। दरअसल रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 21 जून को सपा नेता आजम खान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आजम खान ने रामपुर में 3 विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित किया और प्रचार के अंतिम क्षणों में आजम खान ने रामपुर के पान दरीबा में अंतिम जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी के लिए वोट अपील की। उन्होंने जनता से कहा कि आपसे वफा और मोहब्बत की तवक्को है, यानी कि उम्मीद है, और यही उम्मीद लेकर मैं यहां आया हूं। आजम खान ने अपने साथ गुजरे हर पल को बयां करते हुए वो गमगीन भी दिखाई दिए। ये भी कहा गया कि हम रात पर और हर रात यही सोचकर सोते हैं कि सुबह कौन सी अदालत में हमें हाजिर होना होगा, लखनऊ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, मुंबई या रामपुर की अदालत में।
और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कल होने वाले लोकसभा उपचुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। इसी के साथ ही उन्होंने दावा किया है कि सभी वर्गों और धर्मों के लोगों का बसपा को समर्थन मिल रहा है। दरअसल मायावती ने एक ट्वीट किया और ट्विटर में उन्होंने लिखा है कि यूपी में आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर कुल 23 जून को चुनाव होने वाले हैं और ये उपचुनाव में बीएसपी को जिस प्रकार से सभी वर्गों और धर्मों के लोगों का समर्थन मिल रहा है वो काफी उत्साहवर्धक है। विरोधियों के हथकंडों से दूर रहकर ये जन समर्थन वोट में जरूर बदलेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। साथ ही आगे बसपा मुखिया ने लिखा है कि बीएसपी उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के लोकल और दलगल राजनीति से ऊपर उठकर लोगों का हमेशा मददगार होने के कारण इनकी साख और लोकप्रियता विरोधियों से कहीं अधिक है। इसका चुनाव परिणाम पर अच्छा असर पड़ने की संभावना है। साथ ही ये भी कहा कि मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने से लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए मायावती ने सबसे यहां पर अपील की है कि बढ़ चढ़कर इस चुनाव में पुरजोर भाग लें। और यूपी के बाराबंकी जिले में रिश्तों को कलंकित करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर भाभी से अवैध संबंधों के चक्कर में एक शख्स ने अपने ही सगे भाई की जान ले ली। हैरानी की बात यह है कि भाई की हत्या के बाद भी वो दूसरे पर हत्या का आरोप मढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब स्वाट सर्वेलेंस टीम और बाराबंकी की थाना बड्डूपुर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया तो हर कोई सन्न रह गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक सीतापुर के थाना महमूदाबाद अंतर्गत फतेहपुरवा के मजरे सिद्दीपुर निवासी उत्तम कुमार रावत ने थाने में तहरीर दी थी कि 15 जून को उनका बड़ा बेटा जयकरण छोटे भाई विशाल को छोड़ने के लिए बड्डूपुर गया था, लेकिन इसके बाद उसकी किसी अज्ञात शख्स ने गला रेत कर हत्या कर दी है। पुलिस ने अब इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया और इसके बाद पूरे मामले को लेकर जांच की गई। डिजिटल डेटा एनालिसिस और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर जो साक्ष्य मिले उन्हें देखकर पुलिस भी सन्न रह गई है। और इस बीच यूपी में बारिश होते ही डेंगू एक बार फिर से पांव पसार सकता है, यह आशंका जताई गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जहां एक सर्वे किया गया और सर्वे में ये बात पुख्ता हो गई है। सर्वे में ये पता चला है कि एडीज मच्छर के अंडे जिसे 40 डिग्री से अधिक तापमान में भी नष्ट नहीं हुए हैं। परिस्थितियां अनुकूल होते ही इन अंडों से डेंगू के मच्छर पैदा होंगे और इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है। दरअसल विभाग ने डेंगू रोधी अभियान को तेज करते हुए नगर निगमों, नगर पंचायतों और ग्रामीण पंचायतों को जमाकर कबाड़ हटवाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में पिछले साल ही जनवरी से जून तक सिर्फ 140 डेंगू के मरीज मिले थे, लेकिन बारिश होते ही इन मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। बीते साल नवंबर तक डेंगू मरीजों की संख्या करीब 27,109 तक पहुंच गई थी। यही नहीं बल्कि 60% मरीजों में डेंगू का D2 वेरिएंट भी मिला था। इस साल भी जनवरी से लेकर अब तक 127 मरीज मिल चुके हैं। इसी को देखते हुए वेक्टर बॉर्न डिजीज विभाग की टीम की तरफ से सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया गया और हर जिले में सर्विलांस टीम ने विभिन्न स्थानों पर जमा हुए कबाड़ के सैंपल में जांच करवाई। इन सैंपल्स में कई जगह पर डेंगू के अंडे मिले और ये अंडे इस समय चल रहे 40 डिग्री से अधिक तापमान में भी नष्ट नहीं हुए हैं। इन अंडों को जब पानी में रखा गया तो हैचिंग से लार्वा और फिर एडीज मच्छर बन गया। विभाग इसे अब एक बड़ा खतरा मान रहा है और इसी के तहत सभी जिलों में निरंतर अभियान चलाने का फैसला लिया गया। आम लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि वो अपने घर के आसपास और छत पर पड़े कबाड़ को बारिश से पहले हटा दें। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। आगरा के खंदौली में बेटे के गेम खेलने की लत की वजह से सेवानिवृत्त फौजी ने उनके खाते से करीब 39 लाख रुपए कट गए। जब तक पता चलता देर हो चुकी थी। पीड़ित की शिकायत पर रेंज साइबर थाना पुलिस ने जांच की और इसमें मामला सामने आने के बाद गेम प्रोवाइडर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल सेवानिवृत्त फौजी ने 1 महीने पहले ही रेंज साइबर थाने में शिकायत दर्ज की थी। इसमें कहा गया था कि उनके खाते से 39 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं।
मगर ये रकम आखिर निकली कैसे, ये पता नहीं चला और इसी के बाद उन्हें किसी की कोई जानकारी भी नहीं दी गई, कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं किया और इस मामले की जांच साइबर सेल ने शुरू की। इसके बाद पूर्व फौजी के खाते से जो भुगतान हुए उसकी जानकारी मिली और फिर पता चला कि पहले रकम पेटीएम से कोड़ा पेमेंट बैंक में की गई है और इसी के बाद सिंगापुर की बैंक के खाते में ये रकम चली गई। ये खाता कॉन्फ्रेंस कंपनी का है और कंपनी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से ऑनलाइन गेम खिलवाती है। आपको ये भी बता दें कि ये गेम पिछले कुछ महीने पहले ही भारत में काफी प्रचलित हुआ था। गेम में हथियार और अन्य सुविधाएं भुगतान करके ली जा सकती हैं। सेवानिवृत्त फौजी का बेटा गेम खेलता था और इस लत की वजह से उसने गेम में भुगतान कर दिया। इसी बीच ऑटो मोड पर भुगतान करने की वजह से रकम कटती चली गई। इसका पता काफी समय बाद हुआ। बेटे की वजह से खाते से 39 लाख रुपए निकल चुके थे। साइबर रेंज थाना के प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक सेवानिवृत्त फौजी की तहरीर पर क्राफ्टन कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के टॉप 10 टॉपर्स को सम्मानित किया और उनसे संवाद भी किया। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों और उनके अभिभावकों, प्रधानाचार्य और शिक्षकों से खुलकर बातचीत की। उन्होंने पठन पाठन और कक्षाओं के बारे में सबसे विस्तार से बातचीत की। साथ ही साथ कुछ टॉपरों से भी पूछा कि आप लाइब्रेरी जाते हैं या नहीं, अखबार पढ़ते हैं या नहीं, और लाइब्रेरी और अखबार पढ़ने के सवाल पर छात्रों की ओर से जवाब नहीं आया तो सीएम योगी ने उन्हें इसके महत्व के बारे में समझाया है। उन्होंने कहा कि कंपटीशन में सफलता के लिए अपडेट रहना बेहद जरूरी है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अखबार में सिर्फ स्वयं से संबंधित ही नहीं बल्कि पूरी न्यूज पढ़नी चाहिए। अखबार का संपादकीय पृष्ठ बहुत सारी जानकारियों का खजाना होता है। देश और दुनिया की बहुत सारी जानकारियां आपको यहाँ मिल सकती हैं। और अब खबर आगरा से है, जहां किन्नर पर जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो किन्नरों ने आज बस्ती के गौर थाने को घेर लिया है। उन्होंने थाली बजाकर यहां प्रदर्शन किया और पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। दरअसल प्रयागराज और प्रदेश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है। यूपी सरकार ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई का भाजपा के निलंबित प्रवक्ताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद भड़के दंगों से कोई ताल्लुक नहीं। सरकार ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई नगर निकाय के नियमों के अनुसार की जा रही है। यही नहीं बल्कि राज्य सरकार ने अदालत से मांग की कि जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी को पेनल्टी के साथ खारिज कर देना चाहिए। आपको ये भी बताते चलें कि सरकार ने कहा है कि हमने निकाय निगमों के पालन करते हुए अवैध निर्माण को ढहाया है। तो वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से परिवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहां पर कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दिया, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेता डिसूजा को एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो सुरक्षा कर्मियों पर थूकते हुए नजर आ रही हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ और विपक्षी नेताओं ने नेता डिसूजा पर जमकर हमला बोला। इस मामले ने अब तूल पकड़ा है तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेता डिसूजा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और अब इस पर नेता डिसूजा की तरफ से खुद इस मामले में सफाई दी गई। दरअसल नीता डिसूजा ने बताया है कि वो थूक नहीं रही थी। जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया तो धक्का मुक्की के दौरान उनके मुंह से कुछ गंदगी चली गई थी जिसके बाहर वो निकाल रही थी। और इसके अलावा नीता डिसूजा ने ट्वीट करते हुए सफाई भी दी। उन्होंने लिखा कि मीडिया में मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा यानी कि दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। पुलिस की धक्का मुक्की के दौरान कुछ धूल और गंदगी उनके मुंह में चली गई थी और जब उसे मुंह से बाहर निकाला तो उसे थूकने का नाम दिया गया। सुरक्षा कर्मियों का अनादर करने का उनका कोई इरादा नहीं। सत्यमेव जयते। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।